हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस एंड धीरज सर पर। और आज के इस वीडियो में बच्चों हम देखने वाले हैं पारिस्थितिक तंत्र के विषय में। किसके विषय में? पारिस्थितिक तंत्र के विषय में देखेंगे बच्चों। जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं सारे के सारे हम लोग इस एक वीडियो में शूट करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जो आगामी परीक्षाओं में आ सकते हैं। साथ ही साथ संभावित प्रश्न जो कि निश्चित तौर पर आपके होने वाली परीक्षा में आ सकते हैं, 2024 में 12वीं की परीक्षा में आ सकते हैं, उन सभी प्रश्नों का संग्रह इस एकमात्र वीडियो में लेकर के आए हैं बच्चों। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ रहे होंगे और निश्चित तौर पर आप प्रेरित हो रहे होंगे अपने सर की मेहनत को देख करके कि सर जब मेहनत करके इतना पढ़ा रहे हैं तो हमको भी पढ़ना है और अब कुछ कर दिखाने का समय है। तो ठान लीजिए तो जीत है और मान लीजिए तो हार है। अब नहीं तो कभी नहीं और ज्यादा नहीं आपका समय लेते हुए सबसे पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों कि भू-जैव रासायनिक चक्र का अर्थ क्या है? भू-जैव रासायनिक चक्र का क्या अर्थ है? तो भू-जैव रासायनिक चक्र का अर्थ होता है पारितंत्र में पोषक तत्वों का चक्रण। पारितंत्र में पोषक तत्वों का जो चक्रण होता है वही भू-जैव रासायनिक चक्र का अर्थ होता है। भू-जैव रासायनिक चक्र का मतलब होता है कि जो पारितंत्र है उसमें पोषक तत्वों का किस प्रकार से चक्रण हो रहा है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है? निम्नलिखित में से कौन है? क्या वो स्वपोषी है, क्या वो विषमपोषी है, अपघटक है या मृतोपजीवी या मृतजीवी है? इनमें से कौन है जो अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है? तो मूल रूप से बच्चों इसमें से जो अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है वह है स्वपोषी। स्वपोषी जो है वह अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? तो अपशिष्ट जल में बीओडी का अनुमान किनकी मात्रा को माप कर लगाया जाता है? जो अपशिष्ट जल होता है उसमें बीओडी का जो अनुमान होता है वह किसकी मात्रा को माप करके लगाया जाता है? तो मुख्य रूप से ऑक्सीजन की खपत, ऑक्सीजन की मात्रा को माप करके। तो ऑप्शन ए जो है इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीओडी का मतलब क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये नाम से स्पष्ट है कि ऑक्सीजन की खपत के विषय में है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद बच्चों हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखलागत होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वह आहार श्रृंखलागत होता है, तो एक दिशीय होता है। कैसा होता है? एक दिशीय होता है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बाघ उपभोक्ता है। तो बाघ कैसा उपभोक्ता है? प्रथम श्रेणी का है, तृतीय श्रेणी का है, द्वितीय श्रेणी का है या इनमें से कोई नहीं? तो जो बाघ है वह तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन कि तालाब द्वारा निरूपित पारिस्थितिक तंत्र है। तो तालाब द्वारा निरूपित जो पारिस्थितिक तंत्र है वो कौन है? तो लेंटिक है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेंटिक। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों आपके लिए कि समुद्र तल पर रहने वाले जंतु कहलाते हैं। तो समुद्र तल पर रहने वाले जो जंतु है वो क्या कहलाते हैं? वह मुख्य रूप से बेंथिक कहलाते हैं। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी बेंथिक जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। वायुमंडलीय आर्द्रता को किससे मापा जाता है? तो वायुमंडलीय आर्द्रता को किससे मापा जाता है? तो मुख्य रूप से वायुमंडलीय आर्द्रता को जो है वो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से। वायुमंडलीय आर्द्रता को किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। 8 नंबर के बाद हम देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन कि सल्फर का सबसे बड़ा संग्राहक है। सल्फर का सबसे बड़ा संग्राहक कौन है? तो सल्फर का सबसे बड़ा संग्राहक चट्टानें होती है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सल्फर का सबसे बड़ा संग्राहक चट्टानें है। 9 नंबर के बाद जो है वो हम देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। और 10 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि पादपों में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व हैं। पादपों में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व हैं। तो कौन से तत्व हैं? तो पादप में सबसे अधिक जो पाया जाता है वो पाया जाता है कार्बन। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 10 नंबर के बाद 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीयक नग्न क्षेत्र में अनुक्रमण कहलाता है। तो द्वितीयक नग्न क्षेत्र में अनुक्रमण क्या कहलाता है? तो मुख्य रूप से जो अनुक्रमण कहलाता है वह सब शीयर कहलाता है। क्या कहलाता है? सब शीयर कहलाता है। तो द्वितीयक नग्न क्षेत्र में जो अनुक्रमण होता है वही सब शीयर कहलाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा बच्चों। 11 नंबर के बाद अब हम देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। और 12 नंबर क्वेश्चन है कि पारितंत्र की दो वनस्पतियों के बीच का संक्रमण भाग कहलाता है। तो पारितंत्र की
पारितंत्र की दो वनस्पतियों के बीच का जो संक्रमण भाग होता है वह मुख्य रूप से जो है वह इकोटोन कहलाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इकोटोन। इकोटोन जो है वह दो वनस्पतियों के बीच का संक्रमण भाग कहलाता है। दो वनस्पतियों के बीच का जो संक्रमण भाग होता है उसे इकोटोन कहते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो है वो 12 नंबर के बाद हम देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। और 13 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष है बच्चों कि किसी पारितंत्र में सर्वाधिक विभिन्नता युक्त जीव है। किसी पारितंत्र में सर्वाधिक विभिन्नता युक्त जीव है तो कौन सा जीव है? तो विभिन्नता युक्त जो जीव है वह है अपघटक। क्या है? अपघटक। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर के बाद अब हम देखेंगे 14 नंबर प्रश्न। और 14 नंबर प्रश्न है कि जलीय पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? जलीय पारितंत्र में जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वह मुख्य रूप से हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड जब भी आएगा तो भैया सीधा होगा, सिंपल सा चीज है। क्या होगा? सीधा होगा। 14 नंबर के बाद हम देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन कि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर स्थानांतरित ऊर्जा है। एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर स्थानांतरित ऊर्जा है तो कैसी ऊर्जा है? तो स्थानांतरित ऊर्जा जो है वह बी 10%। कितना होगा? 10%। यानी एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में कितनी ऊर्जा जाती है? 10%। 10% ही जाता है। आहार श्रृंखला में जैसे सिंपल सा समझिए कि जैसे अगर सांप है तो सांप को खाया किसने? चील ने। चील ने खाया ना, तो अब सांप को अगर चील ने खाया तो सांप से उस चील में कितना परसेंट गया? 10% गया ऊर्जा। तो वही जो है ये 10% का नियम भी बनता है, इसीलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर के बाद हम देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। और 16 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों कि एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे जो है हरे पौधे हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र में जो हरे पौधे होते हैं वह मुख्य रूप से उत्पादक के रूप में होते हैं। कैसे होते हैं? उत्पादक के रूप में। एक पारिस्थितिक तंत्र में जो हरे पौधे होते हैं वो उत्पादक कहलाते हैं। तो 16 नंबर के बाद हम देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन कि नए प्रजातियों के निर्माण का मुख्य कारक है। नए प्रजातियों के निर्माण का जो मुख्य कारक है वो कौन है? 2012 में ही आया हुआ क्वेश्चन है कि नए प्रजातियों के निर्माण का मुख्य कारक क्या है? तो नए प्रजातियों के निर्माण का जो मुख्य कारक है वह है विलगन। कौन है? विलगन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 17 नंबर के बाद 18 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है? निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है? तो इसमें जो आहार श्रृंखला सही है वह है घास, बकरी और शेर। घास को जो है वो बकरी खाएगी और बकरी को जो है वो शेर खाएगा। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 18 नंबर के बाद हम देखेंगे 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर जो प्रश्न है वो आपके समक्ष है कि पारिस्थितिक तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय दिया जाता है टॉनसेली को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? टॉनसेली। टॉनसेली जो थे वो पारिस्थितिक तंत्र शब्द का उपयोग जो है वो पहली बार किए थे, इसीलिए इसका श्रेय जो है वह टॉनसेली को जाता है। 19 नंबर के बाद हम देखेंगे 20 नंबर प्रश्न। और 20 नंबर प्रश्न क्या है कि द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित है। द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित है। क्या संबंधित है? तो द्वितीयक उत्पादकता से जो संबंधित है वह मुख्य रूप से क्या संबंधित है? तो मुख्य रूप से शाकाहारी संबंधित है, क्योंकि पहले उत्पादक स्तर पर अगर देखा जाए द्वितीयक उत्पादकता है तो द्वितीयक उत्पादकता से जो है वो शाकाहारी संबंधित है। सिंपल सा चीज। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 20 नंबर के बाद 21 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? कीटभक्षी पौधा कौन है? तो कीटभक्षी जो पौधा है वह मुख्य रूप से ड्रोसेरा भी है और नेपेथिन्स भी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। तो 21 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 21 नंबर के बाद 22 नंबर क्वेश्चन। और 22 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष है बच्चों कि पारिस्थितिक शब्द किसके द्वारा दिया गया? पारिस्थितिक शब्द किसके द्वारा दिया गया? लिनियस के द्वारा दिया गया, ओडाम के द्वारा दिया गया, रेटर के द्वारा या अरस्तु के द्वारा? तो मुख्य रूप से जो पारिस्थितिक शब्द दिया गया वो रेटर के द्वारा दिया गया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर के बाद जो है वो हम देखते हैं बच्चों 23 नंबर क्वेश्चन। और 23 नंबर क्वेश्चन है कि पादप वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मृदा है। पादप वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी है? क्या वो कंकड़ है, मृतिका है, दोमट है या बलुई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी में जो है वो पादप की वृद्धि अधिक होती है। 23 नंबर के बाद बच्चों हम देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। और 24 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष है कि मृदा के कण किस लक्षण को निर्धारित करते हैं? मृदा के कण किस लक्षण को निर्धारित करते हैं? तो जो मृदा के कण होते हैं वह मुख्य रूप से संगठन को जो है वह निर्धारित करते हैं। ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर के बाद बच्चों हम देखेंगे 25 नंबर प्रश्न। और 25 नंबर प्रश्न है कि जल निमग्न पौधों में जल का विनिमय किसके द्वारा होता है? जो जल निमग्न पौधे होते हैं उनमें जल का विनिमय किसके द्वारा होता है? तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो क्या जल का जो विनिमय है वो रंध्र के द्वारा होता है? क्या जो जल का विनिमय है वो हाई डेथोड के द्वारा होता है? क्या जो जल का
नियमन है वह सामान्य सतह से होता है? क्या जो जल का नियमन है वह लेंटिसेल से होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सामान्य सतह, कि जल निमग्न पौधों में जल का जो विनिमय होता है वह सामान्य सतह से होता है। किससे होता है? सामान्य सतह से होता है। 25 का ये जो है वो बी है। नेक्स्ट हम देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन, और 26 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि जल निमग्न जड़ युक्त जलोद्भिद है। जल निमग्न जड़ युक्त जो जलोद्भिद है वो कौन है? तो मुख्य रूप से इसका जो आंसर होगा वो देखेंगे कि क्या वो आंसर यूटिकुलेरिया होगा जो जल युक्त जलोद्भिद है, या ट्रेपा है, या निम्फिबिया है, या वेलिसनेरिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वेलिसनेरिया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन कि जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है? जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है? तो मुख्य रूप से जो जल धारण क्षमता है वह मृदा का गुण है, अर्थात मिट्टी का गुण है। मिट्टी का जो गुण होता है वह जल धारण क्षमता को दिखाता है। 27 नंबर के बाद हम देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन कि जीरोफाइट रखते हैं। तो जीरोफाइट क्या रखते हैं? गहरी जड़ें रखते हैं, या मोटी क्यूटिकल रखते हैं, या छिपे हुए रंध्र रखते हैं, या उपयुक्त सभी रखते हैं? तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये उपयुक्त सभी रखते हैं, छिपे हुए रंध्र भी रखते हैं, गहरी जड़ें भी रखते हैं, और मोटी क्यूटिकल भी रखते हैं। 28 के बाद जो है वो हम देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन कि खाद्य श्रृंखला के दौरान अधिकतम ऊर्जा संचित होती है। खाद्य श्रृंखला के दौरान अधिकतम ऊर्जा जो संचित होती है वह उत्पादक में संचित होती है। ऑप्शन ए जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 के बाद जो है वो हम देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन कि पारिस्थितिकी पिरामिड सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो पारिस्थितिकी पिरामिड सर्वप्रथम जो प्रस्तावित करने वाले थे वो चार्ल्स एल्टन थे। ये याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है कि कौन थे जिन्होंने पारिस्थितिक पिरामिड को सर्वप्रथम जो है वो प्रदर्शित किया था? तो चार्ल्स एल्टन थे। कौन थे? चार्ल्स एल्टन। चार्ल्स एल्टन जो थे वह पारिस्थितिक पिरामिड को प्रदर्शित करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे जल धारण क्षमता अधिकतम किसमें होती है? क्या जो जल धारण क्षमता होती है वह क्ले में होती है, बालू में होती है, सिल्ट में होती है, या इन सब में होती है? तो 31 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्ले। क्ले मतलब होता है मिट्टी। मिट्टी में सबसे ज्यादा जो है वो जल धारण करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 31 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन कि फास्फोरस चक्र में अपक्षरण द्वारा उत्पन्न फास्फोर सर्वप्रथम उपलब्ध होती है। तो फास्फोरस चक्र में अपक्षरण के द्वारा उत्पन्न जो फास्फेट है वह सर्वप्रथम उपलब्ध होती है। तो कहाँ उपलब्ध होती है? तो वह मूल रूप से उत्पादकों में जो है वह उपलब्ध होती है, अर्थात ऑप्शन ए जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर के बाद हम देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है? तो जो कौन सा पिरामिड है इसमें से, क्या वो ऊर्जा का पिरामिड है, संख्या का पिरामिड है, या मूल रूप से जैव भार का पिरामिड है, शुष्क भार का पिरामिड है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड जो होगा वो कभी भी उल्टा नहीं होगा। नेक्स्ट 33 के बाद हम देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन, और 34 नंबर क्वेश्चन है कि जैव मंडल का अर्थ क्या है? तो मूल रूप से अगर जैव मंडल का अर्थ देखा जाए तो उसका मतलब होता है एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जैव मंडल का जो अर्थ होता है वो एटमॉस्फेयर होता है। एटमॉस्फेयर मतलब हो गया जैव मंडल, लिथोस्फीयर एवं हाइड्रोस्फीयर जो है इसका अर्थ हो गया। तो मूल रूप से जैव मंडल का जो अर्थ होता है वो एटमॉस्फेयर होता है, लिथोस्फीयर होता है और हाइड्रोस्फीयर होता है। 34 के बाद हम देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन, और 35 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि अपघटक होते हैं। तो अपघटक क्या होते हैं? 2020 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो मूल रूप से जो अपघटक होते हैं वो विषमपोषी होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? विषमपोषी। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि अपघटक क्या होते हैं? तो अपघटक जो होते हैं वो विषमपोषी होते हैं। क्या होते हैं? विषमपोषी होते हैं। 35 नंबर के बाद अब हम देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन। सबसे बड़ा पारितंत्र क्या है? क्या सबसे बड़ा पारितंत्र वन है, तालाब है, समुद्र है, घास है? तो सबसे बड़ा जो पारितंत्र है वह मूल रूप से समुद्री पारितंत्र है। समुद्र के जितना बड़ा तो किसी का पारितंत्र ही नहीं है। समुद्र के जितना बड़ा तो कोई पारितंत्र ही नहीं है बच्चों। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 के बाद हम देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन, इकोलॉजी संबंधित है। क्या है? इकोलॉजी संबंधित है। 37 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि इकोलॉजी संबंधित है तो किससे संबंधित है? जीवधारियों एवं उनके पर्यावरण के बीच के संबंध से। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इकोलॉजी जो है वह जीवधारियों और उनके पर्यावरण के बीच के संबंध से संबंधित है। 37 के बाद जो है वो हम देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वह सूर्य है। सूर्य ही है जो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को जो है वह ज्यादा देता है। यानी इस पृथ्वी पर अगर देखा जाए तो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो है वह सूर्य है। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत जो है वह हरे पौधे नहीं है, वायु नहीं है,
सूर्य है, ये सबसे बड़ा जो है वह ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 38 के बाद हम देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन कि जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है। तो जो जैव रिएक्टर होता है वह अनुकूलतम परिस्थिति में उत्पाद का निर्माण करता है। जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में किसका निर्माण करता है, तो वह मूल रूप से उत्पाद का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है बच्चों, उत्पाद का निर्माण करता है। और इस तरीके से पारिस्थितिक तंत्र अध्याय का जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन था, वो बच्चों हम लोगों ने कंप्लीट किया। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो याद हो जाएंगे और आप मन लगा करके पढ़िएगा और निश्चित तौर पर आपकी बार सीधा 88% के पार नंबर आएगा। और हर साल की तरह इस साल भी आप लोग रिकॉर्ड तोड़िएगा। रिकॉर्ड बनते ही हैं तोड़ने के लिए। देखना यह है कि आप ठान लेते हैं या हार मान लेते हैं। तो मैं तो बार बार कहता हूं कि ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार है। और मैं ये भी कहता हूं कि जो जितना रगड़ा जाएगा वो उतना तगड़ा जाएगा। तो देखना यही है कि कौन कितना पेन रगड़ता है, कौन कितना अपनी बुद्धि को रगड़ता है, कौन मन लगा करके पढ़ता है। जो जितना रगड़ा जाएगा वो उतना तगड़ा जाएगा। साथ ही साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है। इसी तरह के कंटेंट को देखने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे YouTube चैनल से। मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।